बच्चों, आज हम लोग इतिहास का प्रथम पाठ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। 1789 से 1799 तक का उसका समय था। फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि था, जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी समाज के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चल रहा था और अंत में नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दशा बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का खत्म होना और गणतंत्र तथा उदार प्रजातंत्र बने। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया, उसे फ्रांस की राजक्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं, अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्रांति के कारण देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। पहला था राजनीतिक परिस्थितियां। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जो राजत्व की देवी सिद्धांत पर आधारित था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त था और राजा स्वेच्छावादी था। लुई 14वें के शासन काल में 1643 से 1715 निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने कहा, मैं ही राज्य हूँ। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया। कूटनीति और सैन्य कौशल से फ्रांस का विस्तार किया। इस तरह उसने राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया। इसमें हम लोग फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटे हैं: प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में बच्चों पादरी वर्ग आएंगे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में व्यापारी, वकील, कर्मचारी, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर, नौकर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक परिस्थितियां। क्रांति के कारणों को सामाजिक परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है। फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था। वह समाज 3 वर्गों, जैसे कि आगे मैंने बताई, स्टेट में परिवर्तन था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आ गए थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय में जनसाधारण। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग 2 भागों में विभाजित हो गया था: उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग। वह उच्च वर्ग के पास अपार धन था। वह टाइथ नामक कर वसूलता था। ये शानो शौकत एवं विलासपूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि कम थी। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था और ये पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग करते थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इस तरह उनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी था। इस कारण यह वर्ग जनता के बीच लोकप्रिय हो गया और जनता के असंतोष का कारण भी बन गया था। दूसरा साधारण पादरी वर्ग था, जो निम्न स्तर के थे। चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को ये संपादित करते थे। वे ईमानदार थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे, अतः उनके जीवन यापन का ढंग सामान्य जनता के समान था। उच्च पादरियों से ये घृणा भी करते थे और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों को अपना समर्थन दिया। द्वितीय स्टेट में था कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट में शामिल थे और सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में इनकी नियुक्ति की जाती थी। एतेयों के रूप में उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी। ये किसानों के विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे और शोषण भी करते थे। तृतीय स्टेट
तृतीय स्टेट के लोग जनसाधारण वर्ग से। फ्रांसीसी क्रांति का नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियां। लुई 16वें ने तुर्गो नेकर जैसे वित्त सलाहकारों के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये सुधार प्रयास लागू नहीं हो सके क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने अपने ऊपर कर लगाने की बात स्वीकार नहीं की। अंततः विशेषाधिकार उन्मूलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई और 1789 में स्टेट जनरल की बैठक के साथ ही क्रांति का आगमन हुआ। इसलिए तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। दार्शनिक परिस्थिति नेक्स्ट पॉइंट था। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो मत सामने आते हैं। एक दार्शनिकों की क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया और दूसरा क्रांति का स्रोत। तो उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में था। दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की। किसी भी मत पर निर्णय देने के पूर्व उन दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के साथ उनके संबंधों को समझाना वांछनीय होगा। दार्शनिकों के विचारों की लोकप्रियता का निर्धारण उस समय के विचारों के लोकप्रियता के निर्धारण तो उस समय उनके छिपे लेखों, संस्करणों और प्रसार के आधार पर देखा जाना चाहिए।